तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान में भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकार क्यों अंतःस्थापित किए गए, क्या इनका उद्देश्य है? तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य होता है समाज में धार्मिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे। अमेरिका के संविधान में एक अमेंडमेंट किया गया था, 10वां अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट के तहत मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान में अंतःस्थापित किया गया। मौलिक अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? विकास की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार का विकास हुआ था सर्वप्रथम ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे और उस टाइम पर जॉर्ज द्वितीय ने इस पर साइन किए थे, जॉर्ज सेकंड ने। और जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उस दस्तावेज का नाम था अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, इसको फ्रांसीसी भाषा में या ब्रिटिश भाषा में कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार के संबंध में 1789 में फ्रांस के एक मानव जिस पर जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में एक आरोप लगाया गया, उस व्यक्ति का नाम था लुईस सोलवे। लुईस सोलवे। इनको जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आरोप में फांसी पर इनको लटका दिया गया था। ये पहले नागरिक थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था मौलिक अधिकार के उल्लंघन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो मौलिक अधिकार हैं ये वाद योग्य हैं यानी कि जस्टिफिएबल हैं, बाध्यकारी हैं यानी कि बाउंडेड हैं, और इनके आधार पर कोर्ट डिसीजन दे सकता है। और इनकी चर्चा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की गई है। मौलिक अधिकार की भारतीय संविधान में कब कब मांग की गई? तो भारत के मूल अधिकारों की मांग जो की गई सर्वप्रथम उस संविधान विधेयक 1895 के तहत की गई थी। इसके बाद 1917 में, 1917 से लेकर के 1919 तक कांग्रेस द्वारा की गई और 1925 में एनी बेसेंट ने मौलिक अधिकार की मांग की। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि मोतीलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स की मांग कब की? तो आंसर होगा 1928 में। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार? 6। राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन। इनकी चर्चा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक की गई है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट है 5वां राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही क्या कहा है? संविधान की आत्मा करार दिया है, संविधान का हृदय करार दिया है। कहा कि ये तो संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 इसमें क्या है? इसमें 5 प्रकार की जो आप रिट दायर करते हैं
वो आर्टिकल 32 के तहत ही करते हैं। यानी कि जब आपके मूल अधिकार का वायलेशन होता है, जब आपके मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आप आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में एक सार्वजनिक कुआं है और उस पर जो है हाई कास्ट के लोग जो है लो कैटेगरी लोगों को उसमें जल नहीं भरने दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर उनके अधिकार का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो वो लोग जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट यदि जाएंगे तो आर्टिकल 32 से याचिका दायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि उनको न्याय कहाँ पर जल्दी मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में न्याय जल्दी मिलेगा, आर्टिकल 32 के तहत न्याय जल्दी मिलेगा कि आर्टिकल 226 से उनको जल्दी न्याय मिलेगा। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 226 से उनको जल्दी न्याय मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मौलिक अधिकार का जो मैग्ना कार्टा है वो किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो 1858 के एक्ट को कहा जाता है। 1858 के एक्ट को 1858 के एक्ट को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, मानवाधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, स्थानीय सुशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो इन सब प्रश्नों के जवाब आपको लास्ट में मिलेंगे, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। अनुच्छेद 12 में किसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब राज्य शब्द का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। राज्य शब्द का यहाँ पर मतलब है भारत सरकार और उसकी संसद, राज्यों की सरकार और उनके विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिकाएँ हो गई, जिला बोर्ड हो गए, आपके ग्राम पंचायतें हो गई, जीवन बीमा निगम हो गया, तेल एवं प्राकृतिक और गैस आयोग हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, यूपी राज्य भंडार निगम हो गया, आपका रजिस्टर्ड सोसाइटियाँ हो गई, विश्वविद्यालय हो गए, सैनिक स्कूल सोसाइटी हो गया, BFNL हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया। तो ये सब राज्य के अंतर्गत आएंगे, ये सब राज्य में परिभाषित किए गए हैं। अब राज्य के अंतर्गत कौन कौन नहीं आएगा, तो राज्य के अंतर्गत नहीं जो नहीं आएंगे वो ये हैं, जैसे NCERT है आपकी, NCERT ये राज्य में काउंट नहीं होता है। ICICI बैंक है, ICICI जो बैंक है ये राज्य में काउंट नहीं होगा आपका। वक्फ बोर्ड है जो मुस्लिमों से संबंधित है, वो नहीं इसमें काउंट होगा। BCCI है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI ये इस राज्य में काउंट नहीं होती है, राज्य के अंतर्गत नहीं होती है। और जितने भी निजी महाविद्यालय हैं जिनको अनुदान प्राप्त नहीं है वो राज्य में काउंट नहीं होते हैं। तो जो हमने अभी आपको बताया, जैसे मान लो NCERT होगा, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ हो गया, ICICI बैंक हो गई, वक्फ बोर्ड हो गया, BCCI हो गया, निजी महाविद्यालय हैं जिनको अनुदान प्राप्त नहीं है, तो इन सबको राज्य नहीं माना जाएगा। राज्य किनको किनको माना जाएगा, तो भारत सरकार की संसद इसको राज्य माना जाएगा। ठीक है, राज्यों की जो सरकारें हैं, राज्यों की जो सरकारें हैं इनको राज्य माना जाएगा। जितने ये शब्द हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा आप लोग, किनको किनको राज्य माना जाएगा। पूछ लेगा किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिका को राज्य माना गया है, तो कैसे जवाब दोगे आप, ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है इनको राज्य माना गया है या राज्य शब्द में इसको प्रभावित किया गया है, या बैंक ऑफ जो बैंक ऑफ बीमा कंपनी है या BFNL है या संघ लोक सेवा आयोग है, इनको किस अनुच्छेद के राज्य में प्रभावित किया गया है, तो अनुच्छेद 12 के तहत इनको प्रभावित किया गया है। समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 12, समझ में आ गया अच्छे से। यानी अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द को प्रभावित किया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य शब्द को प्रभावित किया गया है। और राज्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राज्य शब्द का यहाँ पर राज्य ये मतलब है भारत सरकार की संसद और भारत सरकार, राज्यों की सरकारें, उनके विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकार जैसे नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड हो गए, ग्राम पंचायतें हो गए, मानी सेटलमेंट हो गए, जीवन बीमा निगम हो गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया, औद्योगिक वित्त निगम हो गया आपका, भारतीय सांख्यिकी बोर्ड हो गया, बाल सहायता संघ सहकारी सहायता प्राप्त स्कूल हो गई, ये
जिसमें 95% अनुदान सरकार देती है। सैनिक स्कूल सोसाइटी हो गए आपके, रेलवे बोर्ड हो गया, ठीक है ना। वक्फ बोर्ड इसमें नहीं होगा, वक्फ बोर्ड जो है राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। BCCI राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, MCERT राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, वक्फ बोर्ड बताई दी आपने राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। जितने भी निजी महाविद्यालय हैं, जितने भी बेटा निजी महाविद्यालय हैं, ये राज्य के अंतर्गत काउंट नहीं होता, क्योंकि इनको सरकारी अनुदान प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। राज्य का मतलब अब तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में क्या है? इसको मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है, कि मूल अधिकारों का फजक प्रहरी है। कौन? अनुच्छेद 13। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों का फजक प्रहरी कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 13 है। ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिएगा। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 13। प्रोफेसर कार्बिन ने कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है? संविधान पूर्व विधियां हैं। संविधान पूर्व विधियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंग्लिश में होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कि अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 1 कहता है, अब लिख लीजिएगा, हम बोल रहे हैं, इसके अनुसार संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व की भारत में प्रवृत्त ऐसी सभी विधियां जो भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं वो शून्य मानी जाएंगी। वो कैसी मानी जाएंगी बेटा? शून्य मानी जाएंगी। ठीक है, ये है अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 1। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद, इसके बाद जो है अनुच्छेद 13 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2 कहता है कि संविधान के पश्चात, संविधान के बाद कोई विधि बनती है, कोई विधि बनती है और जो फंडामेंटल राइट को बाधित करती है तो उसको शून्य माना जाएगा। ये कौन कहता? अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 2 कहता है। संविधान के पश्चात कोई विधि बनती है जो फंडामेंटल राइट को बाधित करती है, लिमिटेड करती है, बाउंडेड करती है, तो वो शून्य मानी जाएगी। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा अध्यादेश, अध्यादेश, उपविधि, उपविधि, विनिमय, विनिमय, अधिसूचना, परंपरा, आदेश, रूढ़वादिता, इनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का सब क्लॉज 4 कहता है कि आर्टिकल 13 कोई भी आर्टिकल 368 पर लागू नहीं होगी। और ये बात कब बोली गई थी? ये बात बोली गई थी 24वें CAA 1971 के तहत। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब जो मौलिक अधिकार हैं इनके संबंध में जो है पूर्ण रूप से पढ़ेंगे अच्छे से 12 से लेकर 35 तक। फिर हम लास्ट में देखेंगे क्या मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या मौलिक अधिकार का हम त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32, उसको हम बहुत ही अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की, यानी समता का अधिकार या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समझ, समता और विधियों को समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसका मतलब यह है। आर्टिकल 14 में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत मिनर्वा मिल्क बना भारत संघ 1980 के बाद में आर्टिकल 14 में नियत विधि का
शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है। पूछा जाएगा कि आर्टिकल 14 को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है किस आर्टिकल में? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है राज्य धर्म, मूल, वंश, जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद 15 में बोली गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2। अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे मान लो महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 है, को संवैधानिक घोषित किया गया है। इसमें एक और है 15(2) में कि राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक आयोग हेतु जैसे समर्पित कुएं हैं, तालाब हैं, स्नान घाट हैं, फलक हैं और सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि में भेदभाव नहीं कर सकता है। ये बात 15 के सब क्लॉज 2 के 2 में बात कही गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 3 है। अब ये अपवाद हैं, आपको 2 ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद 15 का फर्स्ट, अनुच्छेद 15 का सेकेंड। 15 का फर्स्ट क्या कहता है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जात आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 15 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? 15 का सब क्लॉज 2 कहता है किसी होटल, दुकान या सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव का प्रवेश का अधिकार है। अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 2 का 2 क्या कहता है कि राज्य निधि से पोषित सार्वजनिक आयोग हों, चाहे वो सार्वजनिक कुएं हों, तालाब हों, स्नान घाट हों, सार्वजनिक समागम के स्थल हों, वहाँ पर बिना भेदभाव के प्रवेश है सभी नागरिकों को। ठीक है। अब इसमें कुछ अपवाद क्या हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 का 3 है। 15 का 3 क्या कहता है? 15 का 3 ये कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा महिलाओं के लिए एक एक्ट बना है, घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005, तो इसको अंतः स्थापित किया गया है अनुच्छेद 15 के सब क्लॉज 3 में या 3 के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपवाद में आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4। आर्टिकल का 15 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है? सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 का सब क्लॉज 5 कहता है कि 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में बताया गया है। अब जो जनरल कैटेगरी के 10% जो आरक्षण मिला है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला है इनको? तो इसमें एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया 15 में, 15 का सब क्लॉज 6। भारतीय संविधान में
193 फी डबल ए के तहत 2019 में जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 1 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 का 2 क्या कहता है? इस विषय में केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहता है? जात के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओबीसी को कितने % आरक्षण मिला हुआ है? 27% आरक्षण मिला हुआ है। वहीं पर एससी कैटेगरी को आरक्षण कितना मिला हुआ है? 15%। और एफटी कैटेगरी कितना मिला है? 5.5%। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 49.5 हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है कि किसी भी कीमत से 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन भारतीय संविधान में सरकार ने एक संशोधन किया 103वां, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया। तो ये कुछ अपवाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत की अंत की यहाँ पर बात कही गई है, ठीक है। छुआछूत की अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब अस्पृश्यता का अंत किस तरीके से? जैसे कि भारत सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए हैं। जैसे 1955 का जो एक्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ये भी छुआछूत को रोकने के लिए बनाया गया है। एक एक्ट और है SC ST एक्ट 1989, ये भी किस लिए बनाया गया है? छुआछूत को रोकने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। ये इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 18। इसमें क्या कहा गया है? उपाधियों के अंत के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 18 का सब क्लॉज 1 कहता है कि भारतीय नागरिकों को उपाधि नहीं ले सकते हैं। भारतीय नागरिक उपाधि नहीं ले सकते हैं। ये बात कहाँ बोली गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में बोली गई है। अब उपाधि में कौन कौन उपाधि नहीं आएंगी? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधि दी जाती है, डी.लिट की उपाधि, डी.लिट की उपाधि जो दी जाती है वो इसमें काउंट नहीं होगी। सेना जो उपाधि देती है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को उपाधि दी गई है, सचिन तेंदुलकर को उपाधि दी गई है, ठीक है। ये सब जो है शिक्षा संबंधित उपाधि और सेना संबंधी उपाधि ये काउंट नहीं होगी अनुच्छेद 18 के सब क्लॉज 1 में। बाकी जो है अनुच्छेद 18 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भारतीय विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि या भेंट या उपहार ग्रहण नहीं करेगा। यदि वो करता भी है तो राष्ट्रपति के अनुमति के बगैर नहीं कर सकता। सबसे पहले उसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले फारूक खान को या सलमान खान को विदेश में जो है अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था, वहाँ उन्हें उपाधि सम्मानित किया गया था। तो उन्हें जैसी बात उन्होंने राष्ट्रपति महोदय की उपाधि राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ली होगी, तभी वो गए होंगे। अगर आप जो है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विदेश में कोई भेंट या कोई उपाधि या कोई उपहार लेने जाते हैं तो हो सकता है आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए। मान लीजिए पाकिस्तान से भी हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं और पाकिस्तान जो है अभी कुछ दिन पहले सिद्दू को बुलाया था, है ना, संबंध अच्छे नहीं। अगर मान लो उनको कोई भेंट उपहार देता तो क्या होता? सिद्दू जी को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको विदेश में कोई उपाधि, कोई भेंट, कोई उपहार दिया जाता है तो आप राष्ट्रपति के बगैर अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकते हो। ये बात किस में बोली गई है? अनुच्छेद 18 के सब क्लॉज 2 में बात बोली गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 का सब क्लॉज 3।
इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें ये बात कही गई है कि ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ के पद पर या फिर राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई उपहार या भेंट या ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो लाभ के पद पर हैं। अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 का सब क्लोज 4 ये कहता है कोई भेंट या उपलब्धि के बारे में राष्ट्रपति के अनुमति के बिना जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आर्टिकल 18 के 4 में बोली गई है। लेकिन आर्टिकल जो 18 है ये निर्देश देता है, आदेश नहीं देता, ध्यान रखना। ये निर्देश देता है। क्या देता बेटा? निर्देश देता है कि बेटा यदि आपको पाकिस्तान में किसी उपहार से सम्मानित किया जाता है या कोई भेंट आपको मिलती है तो आपको ये निर्देश भारतीय संविधान देता है कि आप उस भेंटी को, उस उपलब्धि को, उस उपहार को बगैर राष्ट्रपति की अनुमति के ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो देश का प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है, संविधान प्रमुख होता है। तो उसके बिना बगैर के आप जो है विदेश में कोई भी उपलब्धि, किसी भी उपहार को, किसी भी भेंट को ग्रहण नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 18 कैसा है? निर्देशात्मक है, निर्देश देता है, आदेश नहीं देता है, आदेशात्मक नहीं है ये। और इसके उल्लंघन पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। किसके बाद में नहीं है? तो बालाजी राघवन बना भारत संघ 1996 के बाद में। सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारित किया, ये बताया, जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है या पद्म श्री अवार्ड हैं जो दिए जाते हैं, ये अनुच्छेद 18 के सब क्लोज 1 के तहत उपाधि नहीं मानी जाएंगी, उपाधि नहीं मानी जाएगी। ये किसके बाद में कहा गया है? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के बाद में ये बात कही गई है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री जैसे अवार्ड ये उपाधि नहीं माने जाएंगे। ये बात बोली गई किसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। इसमें भारतीय संविधान ने हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि बात एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा एवं सम्मेलन करने की हमें स्वतंत्रता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, संचरण करने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता है, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रताएं हमें भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान की गई हैं। लेकिन जब भारत में आपात स्थिति की नौबत आती है या जब इमरजेंसी लगती है तब ये 6 की 6 स्वतंत्रता निलंबित हो जाती हैं। ये ध्यान रखना। अभी हम बताएंगे आगे चल के जो है इनके बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 का सब क्लोज 1 में क्या है? अनुच्छेद 19 का सब क्लोज 1 में सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता है। और प्रेस की स्वतंत्रता आपको किसके बाद में दी गई है? तो एक बात था साकल पेपर, नाम सुना होगा आपने। साकल पेपर्स लिमिटेड बना भारत संघ 1962। इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को प्रेस की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है आपका जो है वो है भाषण।
भाषण के व्यक्ति की स्वतंत्रता है। जानने का अधिकार, राइट टू नो, जानने का अधिकार भी है। और इसमें मतदाता को सूचना का अधिकार भी है। नेक्स्ट है मतदाता को सूचना का अधिकार, मतलब कोई भी मतदाता जो इस तरह की आप समझ सकते हो, जैसे कि मान लीजिएगा उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, उनके दंडादेश, उनकी संपत्ति, देनदारी तथा शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप जान सकते हो। जैसे आपका जो क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, या कोई विधायकी का चुनाव लड़ रहा है, या कोई सांसदीय का चुनाव लड़ रहा है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं कि उसके नाम पर कितने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उसको वो कितनी बार जेल जा चुका है, उसके नाम पर कितनी संपत्ति है, उसके नाम पर कितनी देनदारी है, उसकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट है चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार कहाँ पर है? ये राष्ट्रगान मामले में था। राष्ट्रगान जैसे हो रहा है तो आप वहाँ पर बोल नहीं सकते हो, राष्ट्रगान के मामले में। और ये किसका बात था? इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में आया था ये बात। राष्ट्रगान के मामले में जो है आप चुप रह सकते हैं, इस पर राज्य सरकार बाध्यता लगाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार। सूचनाओं तथा समाचारों को जानने का अधिकार, इसका मतलब ये हुआ यानी जो साक्षात्कार आदि से जानने का अधिकार है। जैसे मान लो अभी टीना डाबी का इंटरव्यू हुआ था, तो उनकी कॉपी जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं उनको लगभग सबके पास होगी, है ना। तो यदि मान लो किसी से आप कोई सूचना ग्रहण करना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में आपको अधिकार मिला हुआ है। नेक्स्ट है विदेश जाने का अधिकार। पहले क्या था, आप विदेश नहीं जा सकते थे। हिंदू धर्म ऐसी मानता थी कि लोग समुद्र पार नहीं करते थे। अब जब विदेश जाओगे तो समुद्र तो आपको लांघना पड़ेगा कहीं कहीं। तो ये बात जो है किनके मामले में आया था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। अब कोई भी भारतीय विदेश जा सकता है। पहले कुछ ही लोग जो मतलब कि प्रमुख लोग होते थे वही लोग सिर्फ विदेश जा सकते थे, लेकिन मौलिक अधिकार आने से और मेनका गांधी बाद में 1978 में ये बात बोल दी गई कि कोई भी भारतीय विदेश जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ पर क्या मतलब है? टीवी, रेडियो हो गया। आप टीवी या रेडियो द्वारा किसी भी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार है, ठीक है। आपने देखा होगा आज तक वाले जो हैं या मान लो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे उनके संज्ञान में कहीं पर जो है घटना घटित हो रही है तो उसका लाइव प्रसारण करते हैं वो लोग, देखा होगा आपने। तो उनको ये अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन जहाँ पर अखंडता की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, तो वहाँ पर ये लाइव नहीं कर सकते हैं। हमने बताया है कि जहाँ पर भारतीय संविधान की अखंडता की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, तो वहाँ पर जो है आर्टिकल 19 क्या होता है? निलंबित हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रदर्शन का अधिकार। प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार। प्रदर्शन या धरना देने का अधिकार। प्रदर्शन या धरना आप तब तक कर सकते हैं जब तक ये हिंसात्मक रूप ना हो। मतलब हिंसात्मक, जैसे हिंसा होगी तो आप जेल जा सकते हो। आप धरना प्रदर्शन तब तक कर सकते हो जब तक हिंसा ना हो, ठीक है। इसके बाद है पूर्व अवरोध यानी प्री कॉन्स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हड़ताल एवं बंद का अधिकार। आर्टिकल 19(1) के तहत ये मौलिक अधिकार नहीं है, हड़ताल या बंद का अधिकार, यह ध्यान रखना आप लोगों को। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 के अंतर्गत हड़ताल एवं बंद करने का जो अधिकार है ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना। आप जैसे डॉक्टर लोग हैं ज़्यादा दिन तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं, बैंक कर्मचारी हैं ज़्यादा दिन तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं, या मतलब
कोई व्यक्ति हैं वो ज़्यादा दिन तक हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की जो दूसरी स्वतंत्रता है, सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, इसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 19 के 1 के ख में क्या है? भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण तथा अनिरुद्ध सम्मेलन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता है वह संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसमें क्या दे रखा बेटा? इसमें यह है संगठन या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के ग में दे रखा है। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस ऑफ और यूनियन, और होगा यहाँ पर यूनियन, यानी कि अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 4 क्या कहता है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि राज्य जो है वो 3 आधार पर आपको लिमिटेड कर सकता है। कैसे? संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं हम आपको। जहाँ पर भारत की प्रभुता की बात हो है, अखंडता की बात है, वहाँ पर राज्य आपको लिमिटेड कर सकता है। लोक व्यवस्था की बात है, सदाचार हित की बात है, तो वहाँ पर जो है अनुच्छेद 19 का जो 4 वो राज्य क्या कर सकता है? निर्बंधन उस पर लगा सकता है, लिमिटेड कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संचरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव। फ्रीडम टू मूव अनुच्छेद 19 के 1 घ में क्या है? समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में आबाद संचरण की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य जो है 19 के 5 के तहत लिमिटेड कर सकता है इसको। जैसे साधारण जनता के हित की कोई बात है, साधारण जनता के हित की कोई बात है, या मान लो किसी एसटी के हित के संरक्षण के लिए है, ठीक है ना, तो आपके संचरण पर राज्य क्या लगा सकती है? रोक लगा सकती है, उसको सीमित कर सकती है, उसको लिमिटेड कर सकती है, उस पर निर्बंध लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 का अड़ा। इसमें नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य 19 के सब क्लॉज 5 के तहत इसको लिमिटेड कर सकती है। कहाँ पर? जैसे अभी हमने बताया था, साधारण जनता के लिए हो, साधारण जनता के लिए, किसी एसटी के हित के संरक्षण के लिए बात कही गई हो, तो वहाँ पर राज्य क्या कर सकती है? लिमिटेड कर सकती है। नेक्स्ट है उपजीविका आदि की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू कैरी ऑन ऑल लिव ऑक्यूपेशन। इसमें क्या है? अनुच्छेद 19 का 1 छा भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपजीविका यानी व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके संबंध में 2 विवाद हैं, वो समझते हैं। पहला, ओम प्रकाश बनाम यूपी राज्य 2004। सुप्रीम कोर्ट के बाद में ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो ऋषिकेश महापालिका है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अंडा नहीं बेच सकता है। और एक और बात था, सावधान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका कमेटी 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क के किनारे
या फुटपाथ पर व्यापार करना आर्टिकल 19(1) की छा के तहत एक मूल अधिकार है। ठीक है, ये बात किस में बोली गई है? ये बात बोली गई सावधान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क के किनारे जो फुटपाथ पर व्यापार करते हैं लोग, उनको आर्टिकल 19(1) के छा के तहत जो है मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है ना, समझ आ गया आप लोगों के। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। अनुच्छेद 20 में बेटा क्या है, इसको समझते हैं। अनुच्छेद 20 में है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दो सिद्धि के संबंध में क्या है? संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 1 कहता है कि वर्तमान कानून के अनुसार दंड का प्रावधान है। वर्तमान कानून के अनुसार क्या है बेटा? दंड के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 20 का सब क्लोज 2 क्या कहता है? दोहरे दंड के संरक्षण अपने खिलाफ दोहरे दंड से संरक्षण की बात कही गई यहाँ पर। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अपने खिलाफ कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट है, ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण है। ये टेस्ट आपकी बिना अनुमति के कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो डीएनए टेस्ट है उसको कर सकते हैं। जैसे मान लो पुलिस जो है आपको पकड़ के ले गई, तो आपको जो है आपकी बिना अनुमति के ना तो नार्को टेस्ट कर सकती है, ना पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है, ना ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण कर सकती है। ये आपके बिना अनुमति के नहीं कर सकती है। हाँ, डीएनए टेस्ट कर सकती है बिना अनुमति के। तो इस आर्टिकल में यानी अनुच्छेद 20 में आपको एक बात ध्यान रखना है। अनुच्छेद 20 के संबंध में एक सिद्धांत है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेमो डिबेट बिफ वेक्जरी। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? दोहरे संकट के से सिद्धांत संबंधित है, दोहरे संकट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 समझ में आ गया? ये यहाँ से कहाँ आ गया? 21 होगा बेटा, ये 31 नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, 21 कर लीजिएगा। अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे प्राकृतिक फंडामेंटल राइट का हनन हो। इसका मतलब ये हुआ कि संसद ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगी जिसमें किसी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो, या उसको लिमिटेड करती हो, उसका हनन हो, या उसको समाप्ति की बात करती हो। जैसे कि एक अधिकार आया था शिक्षा का अधिकार, इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का में जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। और ये कब से लागू की गई? ये लागू हुआ 1 अप्रैल मेरे ख्याल से 2010 है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 से ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। इसके बाद आता है एकांतता का अधिकार, यानी कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। हर व्यक्ति को अपनी निजता का अधिकार है, अपनी बात गुप्त रखने की उसको अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। ये किसके मामले में था? ये था राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1914 होगा, 1914 के बाद में। इसके बाद नेक्स्ट आता है विदेश जाने का अधिकार। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था,
19 में बताया था। मेनका गांधी बाद में, कोई भी व्यक्ति विदेश जा सकता है, और मेनका गांधी का बात कब आया था, ये 1978 में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। वो इस तरीके से पूछेगा विदेश जाने का अधिकार किस मामले में भारतीय संविधान में ऐड किया गया, तो मेनका गांधी बाद 1978 के मामले में। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन का अधिकार। ये किसके मामले में था, ये था ओलेगा 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 टेरिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके मामले में था जीविकोपार्जन करने का अधिकार। देखिए थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग समझ सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि कम से कम उतनी चीज़ें जो है फुल लीजिएगा या उनको थोड़ी अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सड़क पर व्यापार करने का अधिकार। सड़क पर व्यापार करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 1 के 6 के तहत इसको मौलिक अधिकार माना जाएगा। ये नोट कर लीजिएगा आप लोगों को। वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए एग्जामिनर जब पेपर टैब बनाता है ना तो पेना में से पेनिया निकालता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पूछेगा सड़क पर व्यापार करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद मतलब कि ए बी दोनों के तहत, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे जब नहीं पढ़े होगे तो उसमें क्या लगा दोगे, ए बी दोनों, कि 19 आप क्या यहाँ पर एफ लगाएंगे कि आर्टिकल 19 भी आता है मौलिक अधिकार में और आर्टिकल 21 भी आता है मौलिक अधिकार में, तो ये दोनों हो जाएंगे। जबकि ये साफ साफ बोल दिया गया है कि अनुच्छेद 19 एक 6 के तहत सड़क पर व्यापार करना अधिकार है, लेकिन 21 के तहत ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार यानी कि निःशुल्क जो है चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, ये किनके मामले में था, निःशुल्क या जैसे भी हो, ये निःशुल्क तो नहीं बोला गया है, इतना बोला गया है कि चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। ये बात बोली गई परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1979 के मामले में, ठीक है। ये नवाफी होगा 1989 के मामले में, ठीक है ना। 1989 के मामले में ये बात बोली गई थी कि चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार 1989 में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जैसे कि मान लो इसमें ये बात कही गई थी कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति की चोट लग गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी ने किसी को गोली मार दी, तो डॉक्टर लोग क्या करते थे, वो उस व्यक्ति का, उस मरीज का तब इलाज करते थे जब तक उस व्यक्ति की एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती थी थाने में। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में बात बोल दी गई कि ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति की एफआईआर दर्ज हो तभी डॉक्टर इसका इलाज करे। इसमें एफआईआर दर्ज होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। आप जो है मरीज का इलाज करिएगा। डॉक्टर लोग पहले क्या करते, वो डरते थे, है ना, कहीं मतलब हम ना फंस जाएं। तो जो परमानंद कटारा व्यक्ति थे, इनका जो है, इनके बारे में थोड़ा बता दें, कहानी है, छोटी सी कहानी है। परमानंद कटारा जो बना भारत संघ जो 1989 जो मामला आया, ये इनके परिवार वालों ने लाया था कोर्ट में। ये सड़क पे घूम रहे थे, जा रहे थे, और इनका किसी ने जो है एक्सीडेंट कर दिया। ये लहूलुहान स्थिति में सड़क पर पड़े हुए थे और इनके पास कोई साधन नहीं था और आवागमन भी मतलब बहुत ही कम हो रहा था। किसी ने मतलब जो है वहाँ पर मतलब इनकी, जब तक इनको किसी ने हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक इनकी जो है हॉस्पिटल क्या ले जाया गया, हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पाए थे। सबसे पहले इनको थाने में ले जाया गया था, तो थाने में इनकी कई घंटे लग गए, लगभग 3 से 4 घंटे लग गए, और इनका पूरा का पूरा शरीर जो है लहूलुहान था, बचने के आसार बहुत ही कम थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ परमानंद कटारा साहब को जो है मृत घोषित कर दिया गया। तो इनके परिवार वालों ने कोर्ट में याचिका दायर की कि ये ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति का इलाज तभी हो जब उसकी एफआईआर दर्ज हुई हो, ये ज़रूरी नहीं है।
तो इनके मामले में जो है परमानंद कटारा बना भारत संघ 1989 के मामले में चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है सभी नागरिकों को बिना FIR दर्ज किए हुए। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति की गोली लग जाती है, तो व्यक्ति जो है बिना FIR दर्ज किए हुए डॉक्टरी सहायता पा सकता है। और ये सरकारी प्राइवेट दोनों के लिए है। सरकारी डॉक्टर भी इलाज कर सकते हैं उस मरीज का और प्राइवेट डॉक्टर भी इलाज कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, ये बात PUCN बना भारत संघ मामला 2000, इसमें यह बात बोली गई है कि यदि किसी व्यक्ति को खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं या मान लो वो खाना नहीं खरीद सकता है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो उसको निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है। आपने देखा होगा गांव में जो कोटे होते हैं न्यूनतम मूल्य पर उनको जो है गेहूं, चावल, दालें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये किसके मामले में है? ये PUCN बना भारत संघ 2000 के मामले में है। इस मामले में कहा गया कि व्यक्ति भूखा उठ सकता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता है। ये बात बोल दी गई है PUCN 2000 के मामले में कि राज्य का ये कर्तव्य है और उस व्यक्ति का ये दायित्व है, उसका ये अधिकार है कि वो निःशुल्क खाद्य सामग्री पा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राण के अधिकार में क्या क्या शामिल है। तो प्राण के अधिकार में शामिल है प्रदूषण मुक्त जल और वायु। इसमें धूम्रपान का निषेध माना गया है। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान आप नहीं कर सकते हो। मुरली देवरा के मामले में ये बात कही गई है। जैसे मान लो बस स्टैंड है, प्लेटफॉर्म है या ट्रेन है, बस है, ये सब कैसे हैं? सार्वजनिक हैं या सार्वजनिक। ठीक है ना। इन मामले पर आप बीड़ी, गुटखा, शराब ये सब इनका सेवन आप नहीं कर सकते हो। ये बात बोल दी गई है किसके बाद में? मुरली देवरा केस में, देवरा केस में। ठीक है। नेक्स्ट है रात में सोने का अधिकार। रात में व्यक्ति को दिन में सोने का अधिकार नहीं दिया गया है भारतीय संविधान में, ध्यान रखना। ठीक है ना। रात में सोने का अधिकार है। यदि आपको कोई परेशान करता है, रात में नहीं सोने देता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो है FIR दर्ज करा सकते हो थाने में। मान लो कोई व्यक्ति है, आपका पड़ोसी है, आपको नहीं सोने दे रहा है ना, आपके सिर पर ही बैठ के ढोलक बजा रहा है, आपको मतलब जानबूझ के परेशान कर रहा है। जैसे मान लो कोई शादी भंग ब्याह है तो वो अलग चीज़ है। ठीक है ना। वो 1-2 दिन होगी, अब वो लगातार आपको जो है 8-10 दफ़े परेशान कर रहा है, सोने नहीं दे रहा है ना, DJ बजा रहा है, तो इस तरीके से आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं या मान लो थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं। ठीक है। विद्युत प्राप्त करने का अधिकार। हर भारतीय नागरिक को बिजली प्राप्त करने का अधिकार है, विद्युत प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट है कोई महिला बच्चे पैदा करे या ना करे या वो मैथुन से इनकार कर सकती है, ये उसका अधिकार है। किसके मामले में है ये बेटा? किन के मामले में है? ये है सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 के मामले में है। नोट कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़, सुचेता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 के मामले में ये बात कही गई है कि कोई महिला बच्चे पैदा करे या ना करे या मैथुन से इनकार तथा गर्भ निरोध का कोई भी साधन अपना सकती है, ये उसका अधिकार है, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी है, जो भी है। ठीक है। ये निजता का अधिकार बोल सकते हो, ये उसको अधिकार है। ठीक है ना। आप मतलब कोई हस्बैंड हैं, वो अपनी पत्नी पर दबाव प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर पत्नी की इच्छा नहीं है कि हम बच्चा नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। ठीक है। आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये उसका अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 21 के तहत उसको। ठीक है ना। और मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग पहले ही बता चुके हैं। मौलिक अधिकार कैसे हैं? जस्टेबल हैं, बाउंडेड हैं, उनके आधार पर कोर्ट डिसीजन दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मनपसंद शादी करने का अधिकार। ये आप सब लोगों के लिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार शादी कर सकता है, उसमें उसके माँ बाप कोई भी उसको जो है रोक नहीं सकते हैं। ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 हुआ। देखिए आर्टिकल 21 को अगर आप देखेंगे तो ये संविधान के एक तरीके से आत्मा है। संविधान क्या है? आत्मा है। वैसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बोला गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, लेकिन अगर हम अपनी अनुसार बोलें, हम अपनी इच्छा से बोलें
हम अपने संग से बोलें तो आर्टिकल 21 जो है एक तरीके से ये भारतीय संविधान की आत्मा है। बताओ इसमें क्या क्या आपको दे दिया गया है। मनपसंद शादी करने का अधिकार है, कोई महिला बच्चा पैदा करे ना करे ये आपको अधिकार दे दिया गया है। विद्युत प्राप्त करने का अधिकार आपको दिया गया है। रात में सोने तक का अधिकार आपको दे दिया गया है। प्राण के अधिकार में शामिल क्या है, प्रदूषण मुक्त जल और वायु, धूम्रपान का निषेध है, कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नहीं कर सकता है। कुछ लोग होते हैं बीड़ी पीते हैं, आपको बीड़ी की महक लगती है, धुएं की महक लगती है, ठीक है, तो आप उनको रोक सकते हैं बीड़ी ना पियो। तो आपने देखा भी होगा ट्रेन में लोग बीड़ी पीते हैं, आप सर बीड़ी ना पियो तुरंत वो बुझा देते हैं, है ना। तो ये आपका अधिकार है। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार है, ठीक, बताओ। इसके बाद जो है जानने का अधिकार है, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार है, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार है, जीविकोपार्जन का अधिकार है, जीविकोपार्जन के लिए आप कोई भी बिजनेस अपना सकते हो, विदेश जाने का अधिकार है, ठीक है, इस पर निजता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये तो सारे अधिकार आपको मिले पड़े हैं। तो ये अपने आप में एक तरीके से आर्टिकल क्या है 21, ये संविधान की आत्मा हम तो मानते हैं भाई इसको, ठीक है ना। अब आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप 21 को नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना, ये आपका निजी मामला है, आप इसको मान सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, तो आंसर होगा 32। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 का सब क्लोज 1 में क्या है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ये बोली गई बात किसमें, अनुच्छेद 22 में। अब मजिस्ट्रेट के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, मजिस्ट्रेट के अंतर्गत डीएम भी आता है, एडीएम भी आता है, एफडीएम भी आता है। तो आप कहीं पर भी अगर मान लो आपके नज़दीक में एफडीएम है तो आप एफडीएम के समकक्ष व्यक्ति को, अभियुक्त को जो है पेश कर सकते हैं। एडीएम के समकक्ष आप पेश कर सकते हैं, डीएम के साथ आप पेश कर सकते हैं, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 24 घंटे में पेश करने के इसमें यात्रा का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार करके लाए हैं तो 24 घंटा में आप या मान लो दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, यात्रा समय छोड़कर जो है 24 घंटा के अंतर्गत जो है उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहेगा। वकील करने का अधिकार रहेगा उसको। गिरफ्तारी के कारण जानने का, जैसे मान लो पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको जो है उस गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और मनपसंद जो है वकील करने का भी अधिकार है, ठीक है। ये अनुच्छेद 22 में बोला गया है। तो गिरफ्तारी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। जो अरेस्ट होती है, अरेस्टिंग जो होती है, जो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जो है डिटेंशन बोलते हैं, अरेस्टिंग या डिटेंशन, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी, यानी निरोध जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है दंडात्मक निरोध और एक आपका जो होता है वो होता है निवारक निरोध। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दंडात्मक निरोध में अपराध सिद्ध होने पर आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। जैसे मान लो आपका अपराध जो सिद्ध हो गया है कि आपने ही ये अपराध किया है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। निवारक निरोध में क्या है, इसमें पुलिस आपको फंदे के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। फंदे के आधार पर, जैसे फंदे के आधार पर कई एक्ट आए थे, ये मीसा कानून आपने सुना होगा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1979 में आया था। ये पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति अपराध कर सकता है तो संदेह के आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसमें क्या, जैसे मीसा कानून था इसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें परामर्श के बिना 21 माह तक किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता था। एक और एक्ट है जो अभी प्रेजेंट टाइम पर भी लागू है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। एक्ट ये 1981 में इसको कानूनी दर्जा मिला। एनएसए किन व्यक्तियों पर लगता है, जो एकता
अखंडता, संप्रभुता को खतरा या जातीय दंगे फैलाने को प्रेरित करने वाले व्यक्ति हैं, इन लोगों के विरुद्ध ये एनएफए लगाया जाता है या उन लोगों पर एनएफए लगाया जाता है जो जातीय दंगे फैलाते हैं, जो व्यक्ति संप्रभुता के खतरे हैं, एकता अखंडता को तोड़ते हैं, उन लोगों के खिलाफ क्या लाया जाता है? एनएफए लाया जाता है, जो अभी भी लागू है। इसके बाद एक कानून आपने सुना होगा, टाडा। टाडा टाडा आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1985, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। इसमें अभियुक्त को 180 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था। मतलब भी अभियुक्त को 180 दिन की रिमांड पर रखा जाता था, 6 माह तक, समझो आप। इसके बाद इसको 23 मई 1995 में समाप्त कर दिया गया था, इसको टाडा को। इसके बाद एक और एक्ट आया था, पोटा। पोटा जो उत्तर प्रदेश के 2 बाहुलियों पर लगा था, मुख्तार अंसारी पर भी लगा था और राजा भैया पर भी पोटा लगा था एक बार। इसमें देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को टाडा के स्थान पर पोटा लाया गया था। इसके अधीन किसी मामले में दर्ज प्राथमिकी एफआईआर की पुष्टि पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित समीक्षा समिति द्वारा क्रमशः 10 दिन और 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक था। यानी कि इसकी जो पुष्टि करता था, जो एफआईआर की, वो कौन करता था? पुलिस महानिदेशक करता था। इसको कांग्रेस सरकार मेरे ख्याल से उस टाइम पर क्या 2004 में, यानी 21 सितंबर 2004 को इसमें समाप्त कर दिया गया था, पोटा को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। अनुच्छेद 23 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध लगाता है। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध, जैसे कि दास प्रथा हो गया, बलात्कार श्रम हो गया, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, है ना। जैसे आपने देखा होगा, मनुष्य छोटे छोटे बच्चे उठा, लोग उनको चुरा ले जाते हैं, बेच देते हैं जा कर के, है ना। बंधुआ मजदूरी हो गया, स्त्रियों में बच्चों को अनैतिक व्यापार हो गया, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कुछ रुपए दे के जो है, जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं उनको खरीद लेते हैं और शादी ब्याह उनका कर लेते हैं। तो इन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के तहत जो है, ठीक है ना। अनुच्छेद 24 में क्या है? और इसमें अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। बालकों के नियोजन पर क्या है बेटा? प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। और इस संबंध में बहुत सारे एक्ट लाए गए हैं। जैसे एक एक्ट है मेरे ख्याल से बालक नियोजन एक्ट 1938, कारखाना अधिनियम 1951 में आया था, बागान श्रम अधिनियम 1951 में आया था, खान अधिनियम 1952 में आया था, मोटर परिवहन अधिनियम आया था मेरे ख्याल से ये 1961 में आया था, शिशु अधिनियम 1966 में आया था। ये बहुत सारे एक्ट हैं इसके लिए। और बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन सब में जो है, ये सब किस लिए आए थे? बालकों को नियोजन पर प्रतिषेध लगाने के लिए, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जब अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है तो हर माँ बाप का एक दायित्व बनता है कि उनको स्कूल भेजें। प्राइमरी स्कूल में 30-40 बच्चों में एक टीचर हैं। प्राइमरी स्कूल जो गांव में स्कूल हैं उनमें बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। अब क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? अब ये हो जाने कि सही एजुकेशन लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे टीचर लोग जो है, या उन टीचर जो गवर्नमेंट टीचर वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, या मान लो पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चे पढ़ने नहीं चाहते हैं। तो ये उनका निजी मामला है, हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 25 का जो सब क्लॉज 1 है वो लिमिटेड करता है। अभी हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर लिमिटेड करता है। तो उन्हीं 3 स्थितियों में लिमिटेड होगा। पहला तो लोक व्यवस्था की जहाँ पर बात होगी, पब्लिक ऑर्डर की बात होगी, वहाँ पर इसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। मोरलिटी की बात होगी, अगर सदाचार की बात होगी तो वहाँ पर इसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। हेल्थ की बात होगी, अगर स्वास्थ्य की बात होगी तो वहाँ पर इसको लिमिटेड कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। और इसका जो मूर्त रूप है वो यहाँ पर दिया गया है मौलिक अधिकार में। ये अधिकार देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। पूछा जाएगा कि धार्मिक अधिकार जो हैं क्या देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं? हाँ जी बिल्कुल। 42वें CAA 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों को प्राप्त हैं, चाहे वो देशी व्यक्ति हो चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो। और एक बात था, SR मुंबई बना भारत संघ के मामले में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया कि पंथ निरपेक्षता जो है वो संविधान का क्या है? आधारभूत ढांचा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में क्या है बेटा? अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की क्या है? स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन ऑफिसंस। अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। अनुच्छेद 28 में क्या है? शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बात कही गई है। अल्पसंख्यक में सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम ये सब आ जाएंगे, ईसाई वगैरह। अनुच्छेद 29 में बोला गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 29 के सब क्लॉज 1 में क्या कहा गया है? भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट या संस्कृति है उसे बनाए रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 29 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश के अधिकार के बारे में कहता है। इसमें ये बात बोलता है वो 29 के 2 में कि किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जात, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मोहम्मडन स्कूल है वो तो इसमें सिर्फ मोहम्मडन ही पढ़ेंगे, या हिंदू स्कूल या कॉलेज है तो उसमें सिर्फ हिंदू ही पढ़ेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ की है उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही एजुकेशन वहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 के सब क्लॉज 2 में लिमिटेड है, किया गया है, इसको बाउंडेड किया गया है। किसी भी धर्म का विश्वविद्यालय हो या वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी, उसमें हर धर्म का, हर जाति का, हर भेद का, हर रंग का व्यक्ति एजुकेशन ले सकता है। आप उसको रोक नहीं सकते हो इनके आधारों पर। आप धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर वंचित नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति को। ये बात किस में बोली गई है? अनुच्छेद 29 के सब क्लॉज 2 में बात कही गई है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हर जाति का व्यक्ति एजुकेशन ग्रहण करता है, हर भाषा का ग्रहण करता है, हर मूल वंश का, हर धर्म का। ठीक है ना। उसको सिर्फ
ऐसा नहीं जैसे हिंदू जो बनारस यूनिवर्सिटी है BHU, उसमें भी हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति एजुकेशन ग्रहण करने जाता है और करता है। तो अनुच्छेद 29(2) क्या करता है? शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 31 की। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कुछ चीज़ें हम ज़्यादा ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अनुच्छेद 30 क्या कहते हैं? कहीं पर गलती हो रही तो इसके लिए माफ़ करना। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की संस्थान के बारे में ये बताता है। और अनुच्छेद 30 का सबक्लोज 1 कहता है इसके अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यक, जैसे आपने देखा होगा अल्पसंख्यक संस्थान लिखा होगा, है ना, ये अल्पसंख्यक संस्थान है, तो उनको ये अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का संचालन कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 का 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 का 2 कहता है राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध करता है कि राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में कोई भी राज्य के भी किसी भी धर्म की वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे किसी भी धर्म की वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे किसी भी धर्म का वो शिक्षण संस्थान हो, उसमें उसको निषेध नहीं कर सकता, उसमें विभेद नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 31 की, अनुच्छेद 31 की। अनुच्छेद 31 क्या कहता है? अनुच्छेद 31 में है राइट टू प्रॉपर्टी, RTP। ये पहले कभी मूल अधिकार हुआ करती थी, लेकिन इसको 44वें CAA 1978 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को अच्छे से? यानी कि जो अनुच्छेद 31 के सबक्लोज 1 हैं, A, सबक्लोज B और सबक्लोज C, ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित हैं, भूमि सुधार से संबंधित हैं। इन्हें जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है, इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, समझ आ गया? किसको किनको? 31A को, 31B को, 31C को। और संपत्ति का अधिकार को क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, एक वैधिक अधिकार बना दिया गया है और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के का में रख दिया गया है या 300A में रख दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों को अधिकार। और इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, भारतीय संविधान का हृदय कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। इसमें जो है 5 प्रकार की आप रिट, यानी कि जो समादेश शक्तियां हैं, वो आप दायर कर सकते हैं कोर्ट में जब आपके मौलिक अधिकार के शोषण का मामला आता है तब। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप रिट दायर नहीं कर सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें आप रिट दायर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप 2 ही जगह रिट दायर कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। आर्टिकल 32 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत आप रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और ये जो समादेश शक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई हैं? तो ध्यान रखना, ब्रिटेन से ली गई हैं, ब्रिटेन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो 5 प्रकार के रिट हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस यानी कि
बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। ये जब लाई जाती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, ठीक है, अभी बताएंगे इनके बारे में। दूसरी जो है वो आपकी है परमादेश, परमादेश, हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट है प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, फेरोरारी। और पांचवी जो है वो है क्यू वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इन पांचों के बारे में अब जो है डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, इसमें क्या समझते हैं, ये रिट तब दायर की जाती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है। तो अभियुक्त का साथी या दोस्त या भाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण ले सकता है। जैसे मान लो आपको पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए जेल में डाल दिया, तो आपका साथी, आपका भाई, आपका दोस्त कोर्ट से जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण ले सकता है। और कोर्ट क्या करेगा, आपको एक इंस्पेक्टर के लिए, मतलब कोर्ट के इंस्पेक्टर उसके इंस्पेक्शन के लिए, मतलब उसके निरीक्षण के लिए एक पूरा जो है टीम गठित कर देगा। और या मान लो कोई एक व्यक्ति भेजे, ठीक है, अगर मान लो मामला ज़्यादा सीरियस है तो हो सकता है टीम भी गठित कर सकता है, टीम भेज सकता है। और मान लो मामला नॉर्मल है तो उसमें एक इंस्पेक्टर को भेज देगा इंस्पेक्शन के लिए। यदि मामला जो है संगीन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जांच में ये पाया जाता है कि पुलिस अधिकारी ने इस व्यक्ति को बिना एफआईआर दर्ज किए हुए और बिना गलती के इसको जेल में, इसमें लॉकअप में बंद कर दिया, तो हो सकता है जो उसका थाने का हेड हो उसको सस्पेंड कर दिया जाए या पूरा थाना निलंबित हो जाए। ठीक है, ये बात किस में कही गई है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में, हैबियस कॉर्पस में। ठीक है ना, समझ गए। इसके बाद हम बात करते हैं परमादेश की, यानी कि मैंडेमस की। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, हम शरीर को प्रस्तुत किया जाए। इसके अर्थ भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो परमादेश का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। यदि व्यक्ति यह समझता है कि पुलिस हमें मार देगी, तो कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। और ये किन के खिलाफ लाया जाता है, अगेंस्ट किन के लाया जाता है, ये गवर्नमेंट के, या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या कोई मान लो सरकारी संस्था है, उसके खिलाफ अपने कर्तव्यों का पालन ना करने पर, अपनी ड्यूटी का पालन ना करने पर। ठीक है, उस व्यक्ति को पता है कि यह कार्य इस अधिकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं करता है, तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ परमादेश कोर्ट में ले सकते हैं। दूसरी बात ये हुई, ठीक है। मान लो आप जानते हैं कि ये व्यक्ति ये काम इसी का है और यही व्यक्ति इस काम को करेगा, और व्यक्ति वो कार्य को नहीं करता है, तो आप परमादेश कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध इसमें क्या है, इसमें है किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है ये। इसके माध्यम से न्यायालय के न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। जो प्रतिषेध रटी है
ये किन के खिलाफ नहीं प्रयोग की जाएगी? विधायिका के खिलाफ, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप इस तरीके से समझो, जैसे कोई लोअर कोर्ट का जज अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कार्य करता है, तो अपर कोर्ट उसको उस पर क्या कर सकता है? एक्शन ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये प्रतिषेध जो है, जैसे मान लो कोई फाइनल जजमेंट हो गया है या फाइनल जजमेंट आ चुका है, तब अपर कोर्ट जो है प्रतिषेध ला सकता है, इसको ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नहीं, इसका मतलब ये हुआ, ये थोड़ा उल्टा बता दिया हमने। जो प्रतिषेध है, प्रतिषेध जब तब लाया जाता है जब कोई डेट लगी हो, जब कोई डेट लगी हो तब जो है प्रतिषेध लाया जाता है। और फाइनल जजमेंट हो चुका है तब अपर कोर्ट लाता है, किस मामले में? उत्प्रेषण के मामले, फेब्रुआरी के मामले में, उत्प्रेषण के मामले में। मतलब जजमेंट हो चुका हो तब अपर कोर्ट जो है उत्प्रेषण ला सकता है, फेब्रुआरी ला सकता है। ठीक है, समझ गए हो? यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है उसको रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। ठीक है, प्रतिषेध व उत्प्रेषण में एक अंतर है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्रवाई चल रही हो, है ना, जैसे डेट लगी हो। वही चीज़ हमने आपको बताई है, जब डेट लगी हो। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है। कार्रवाई को क्या होता है? रोकना होता है, डेट को रोकना होता है। जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद, यानी फाइनल जजमेंट आने के बाद इसको लाया जाता है। यही चीज़ है। ठीक है, इन दोनों में प्रतिषेध और उत्प्रेषण में ये अंतर है। समझ आ गया? मतलब कि प्रतिषेध कब लाया जाता है? जब कोई डेट लगी हो तब प्रतिषेध लाया जाता है। फेब्रुआरी कब लाई जाती है या फेब्रुआरी रिट कब दायर की जाती है? जब फाइनल जजमेंट हो चुका हो तब। अधिकार परीक्षण क्या होता है? क्यू वारंटो में इसको समझते हैं। क्यू वारंटो का मतलब ये हुआ, यह मान लीजिएगा, इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से आप इस पद पर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, कोई एफडीएम है और वो डीएम के पद पर जाकर के बैठ जाए जाकर के, या कोई सिपाही है, कांस्टेबल है, वो दरोगा की वर्दी पहन ले और बैठ जाए जाकर के, तब उससे कोर्ट ये पूछता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से हैं, तो उसके खिलाफ ये रिट लाई जाती है। आप इस तरीके समझिएगा। ठीक है ना? ये रिटें अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है। अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन बन गया कि न्याय का झरना किसे कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को कहा जाता है न्याय का झरना। ठीक है, मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, इनको समझते हैं। मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं। मूल अधिकार बाध्य योग्य हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का औचित्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। ये सरकार की एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं। हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये स्थायी नहीं है। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें जो है क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 को छोड़कर सबके सब जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। ठीक है ना? इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्या की जाती है? इनको गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। किनको? फंडामेंटल राइट को। मौलिक अधिकारों का महत्व के बारे में जानते हैं। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। ये व्यक्ति स्वतंत्रता के रक्षक हैं। देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये अल्पसंख्यक एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। क्या मौलिक अधिकार में, क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं।
तो इसके संबंध में कई मामले हैं। जैसे पहला मामला था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस जो था ये 1965 में आया था। इसमें ये कहा गया कि विधि का अर्थ संविधान संशोधन भी समझा जाएगा, इसलिए फंडामेंटल राइट में आप संशोधन नहीं कर सकते हो। इसको जो है चुनौती दी गई और केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। इसमें गोलकनाथ केस को पलट दिया गया और ये बात बोली गई संसद मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन वहीं पर एक दूसरी बात भी बोली गई कि संसद मौलिक ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती है। और मौलिक अधिकार मतलब कि जो मौलिक ढांचा है उसमें इन्होंने क्या क्या काउंट कराया। इसमें इन्होंने बताया कि मौलिक ढांचे में संसदीय व्यवस्था आ जाएगी, संसदीय व्यवस्था, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, अखंडता, स्वतंत्रता और समानता, समानता, आप लोग नोट कर लीजिएगा इनको, संप्रभुता, लोकतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका और लास्ट था न्यायिक पुनरावलोकन। इसको उन्होंने आधारभूत ढांचा माना। और 42वें CAA 1976 के तहत आर्टिकल 368(4) में बात बोली गई कि संविधान संशोधन कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन आर्टिकल 368 के सबक्लॉज 5 में ये बात बोली गई कि संशोधन की संसद शक्ति पर निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है। एक बात आया था मिनर्वा मिल्फ केस 1980, उसमें ये बात बोली गई कि अनुच्छेद 368 का सबक्लॉज 4 और अनुच्छेद 368 का सबक्लॉज 5 इनको मिनर्वा मिल्फ केस 1980 में असंवैधानिक माना। और ये बात कही गई कि अनुच्छेद मतलब कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसको संविधान का मूल ढांचा माना इन्होंने। एक केस आया था कोहिलो केस, इसको समझ लो, कोहिलो केस 2007 में आया था ये। और ये 9वीं अनुसूची के नाम से जाना जाता है, 9th शेड्यूल के रूप में जाना जाता है। इसमें 284 कानून हैं। केशवानंद केस 1973 के बाद में जो कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए, जो न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आता है, यदि वो आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है तो उन सबको किस में देखो। इसमें क्या कहा गया 9वीं अनुसूची में, संविधान हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो, संविधान हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि वैसे भी हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान बड़ा ना हो इसके लिए शेड्यूल बनाए गए, 12 शेड्यूल जो बनाए गए हैं। जो विषय जोड़ा जाएगा, जो सब्जेक्ट नया बनेगा वो उसे शेड्यूल में रख देंगे हम, इससे संविधान हमारा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये बात बोली गई इसमें। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया।
तो मौलिक अधिकार मुझे लगता है पूरा का पूरा लगभग कंप्लीट हो गया, कोई भी अब इसके बाद पॉइंट नहीं बचा है। अगर इसके बाद भी कोई पॉइंट बच गया है, ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई 100% दिया जाएगा।